हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षितिज पाठ्यपुस्तक के दूसरे पाठ ल्हासा की ओर पाठ का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। यह पाठ राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा यात्रा में व्यतीत किया। इस पाठ में राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की, जिससे कि कोई उन्हें वहां पहचान न सके। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंपोंग का रास्ता नहीं बना था, उस समय हुई थी और उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का वही एकमात्र रास्ता था। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था। तिब्बत में जाति पाति और छुआछूत प्रथा नहीं थी। वहाँ की औरतें उस समय पर्दा प्रथा नहीं करती थीं, लेकिन चोरी की आशंका के कारण लोग भिखमंगों को घर में घुसने नहीं देते थे। इसके बावजूद भी अपरिचित होने पर आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपने लिए चाय बनवा सकते हैं, जिसे उस घर की बहुएं या औरतें आपके लिए बना देंगी, पका देंगी। रास्ते में लेखक को एक परित्यक्त चीनी किला मिलता है, जिसे उस समय चीन की सेना प्रयोग करती थी। उस समय उन्हें एक स्थान थोंगला के पहले के आखिरी गांव में ठहरना पड़ा। यहाँ उनकी मुलाकात सुमत से हुई, जो कि एक मंगोल भिक्षु थे, और सुमत से पहचान होने के कारण तथा भिखारी के वेश में होने के कारण उन्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब ये लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने के लिए उचित जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमत जी को एक कठिन स्थान थोंगला पार करना था, जो डाँडे तिब्बत में पड़ता था। यह स्थान समुद्र तल से 16-17 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ का जीवन बड़ा कठिन है। यहाँ दूर दूर तक गांव का कोई नामो निशान नहीं मिलता है, इसलिए यह डाकुओं के छिपने के लिए एक बहुत उचित और अनुकूल जगह है। यहाँ पर रास्ते में अक्सर खून हो जाया करते हैं। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें हत्या की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिसके लिए डाकू उन्हें मारें या उनको लूटें। लेकिन ऊंचाई का डर उन्हें हमेशा बना रहता था। दूसरे दिन उन्होंने डाँडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ़ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे और पहाड़ों के रास्ते उस समय उतरने लगे। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा। वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने की तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई तथा सुमत नाराज़ हो गए, परंतु जल्द ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया। वे अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमत के बहुत परिचित वाले थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें साफ मना कर दिया और ल्हासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमत मान गए और वे अपने परिचितों से मिलने नहीं गए। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पर अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमत एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थीं, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए।
इसी दौरान सुमत ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिससे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमत वापस आ गए। चूँकि तिंगरी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। ये इस पाठ का संक्षिप्त परिचय है। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।